मैंने देखा वो बयान और उसके बारे में चर्चा भी सुनी है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये आचरण पहली बार नहीं है। जो सदन के अंदर इस प्रदेश को मर्दों का प्रदेश बताते हों बलात्कार की घटनाओं पर, तो उनके किसी मंत्री से, किसी उनके नेता से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो कोई संस्कार की मर्यादा की भाषा बोलेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रदेश में, देश में नारियों की पूजा होती हो, वहाँ वो महज इसकी कीमत किसी जूते से तुलना करते हो। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पतन का ये एक शुरुआत हो गई। एक बड़ा कारण है कि जब व्यक्ति इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करता है तो या निराशा में करता है, या फ्रस्ट्रेशन में करता है, और या संस्कार नहीं होते हैं तब करता है। मुझे लगता है सारे ही कारक हैं, और इस तरीके की बयानबाजी ही महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति, वो किसी भी संगठन के पतन का कारण होती है। मुझे लगता है कि अनेक कारणों में ये कारण भी बनेगा जब उनको इन सब की बद्दुआएं लगेंगी। देखिए, कांग्रेस की कथनी और करनी में भी फर्क है, और कांग्रेस की जो आचरण है उसमें भी दोहरी मानसिकता है। गुजरात में वायदे कुछ करते हैं और राजस्थान में देखते कुछ नहीं है। राहुल गांधी भी अपनी यात्रा में बेरोजगारी का सवाल उठाते हैं, तो मुझे इस बात का भय है कि जब राजस्थान में आएंगे तो वो क्या कहेंगे। क्योंकि ये प्रियंका जी ने कहा लड़कियों लड़ सकती हूँ पर अपराधों पर नियंत्रण नहीं हुआ। बेरोजगारी का सवाल राहुल गांधी केरल और कर्नाटक में उठाते हैं, लेकिन गुजरात में जिस तरीके से उन्होंने अपने घोषणा पत्र से लेकर बयानबाजी में किया है, तो मुझे लगता है कि ये जो दोहरा चरित्र है ये कांग्रेस की कमजोरी है। कहीं ना कहीं नीतिगत रूप से कांग्रेस को स्पष्ट होना चाहिए, और उनकी जुमा जुमा दो प्रदेशों में सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो राजस्थान में उन्होंने क्या किया ये गुजरात की जनता को भरोसा दिलाते, लेकिन राजस्थान के बढ़ते हुए अपराध, राजस्थान की बढ़ती बेरोजगारी, राजस्थान का बढ़ता भ्रष्टाचार, ये कांग्रेस के मसौदे का हिस्सा गुजरात में तो कम से कम नहीं हो सकता। तो उनको ये चीज़ें स्पष्ट करनी चाहिए। ऐसे कई बार बहुत टिपिकल मसले आते हैं जिसमें समाज के भीतर ही उनका विरोधाभास होता है, कंट्राडिक्शन होता है, पर लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार की भी कोई नैतिक जिम्मेवारी होती है। लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि सरकार तमाशा देख रही है। कोई न कोई एक सर्वसम्मति बनाकर, कोई बीच का रास्ता निकालकर, जिम्मेवार लोगों से बात करके सरकार को पहल करनी चाहिए थी। पर इसका एक विचित्र और हास्यास्पद बात है कि सरकार का ही कोई पूर्व मंत्री और सरकार के खिलाफ ही आंदोलन करता है। तो ये तो बड़ी विचित्र सी बात है। इसमें मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है। कहीं ना कहीं सरकार से प्रेरित इस तरह की घटनाएं जिससे समाज का ध्यान बटाने की कोशिश होती है, लेकिन समाज में कहीं असंतोष है, समाज में कहीं अराजकता की आशंका है, तो वो सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। पर मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री सभी किस्म की जिम्मेवारियों से बचना चाह रहे हैं। देखिए, सरकार की जितनी 2018 में जन घोषणा पत्र से लेके उनकी जो घोषणाएं थी, उसमें ये कहा जरूर गया था कि बेरोजगारी को दूर करेंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, बेरोजगार भत्ता देंगे, लेकिन स्थिति इसके उलट है। 30% से भी ज़्यादा बेरोजगारी दर राजस्थान में है। 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी। सरकार का आंकड़ा ये कहता है कि हमने 1 लाख को नौकरी दी है, सदन में जिसका उल्लेख मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसका मतलब जो 69 लाख बच्चे थे उनका भविष्य तो दांव पर ही था। कोड में खाज ये हुआ कि लगातार ईंट की चीट के बाद मुझे लगता है कि राजस्थान में संगठित रूप से एक माफिया पनपा, जिसने गरीब बच्चों के, जिसने बेरोजगार बच्चों के अरमान तोड़ने का काम किया, उनके सपने चकनाचूर किए, उनके माँ बाप की उम्मीदों को ध्वस्त किया। ऐसे में जब नकल अपने आप में एक संगठित अपराध हो जाए, और मैं तो ये मानता हूँ कि राजस्थान बहुत पीसफुल स्टेट था, लेकिन यहाँ जिस तरीके से माफिया का राज हुआ, खनन माफिया चिंता का एक कारण था, पर्यटन माफिया चिंता का एक कारण था, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से नकल माफिया ने एक अपने आप में जगह बनाई और राजस्थान के बेरोजगारों के लिए वो एक अभिशाप बनकर आया, मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार को बच्चों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं था। वरना कोई भी संजीदा सरकार होती तो कम से कम उनके एक्शन से तो लगता कि भविष्य में कोई नकल न करे या इस तरीके से लीक न हो, पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिबद्धता दिखी नहीं, और यही कारण है कि राजस्थान के नौजवानों में बड़ी निराशा है। सरदार शहर सामान्य तौर पर जिसकी पृष्ठभूमि ये है कि हम उस सीट को 98 में एक बार जीते हैं, वो कांग्रेस पार्टी का एक इस तरीके की परंपरागत सीट रही है जहां हमें
बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ पंचायत समिति, नगरपालिका, लोकसभा, इस पर पार्टी को अच्छे तरीके से वहाँ मैंडेट मिलता है। और इन्हीं संभावनाओं के मद्देनज़र, क्योंकि वहाँ अशोक पिंचा जी परंपरागत उम्मीदवार रहे और एक अच्छा साइजेबल वोट हमेशा लेते रहे, 70-72-77 हज़ार तक भी, और जो हार का मार्जिन है वो लगातार कम होता चला गया था। वहाँ की तात्कालिक समय जो समीकरण है, कई बार वोटों का डिवीज़न लाभ भी देता है, कई बार नुकसान भी होता है। लेकिन इस बार इस उम्मीद और भरोसे के साथ, क्योंकि लगातार उनकी 4 चुनाव हैं, तो उनके प्रति जनता की सहानुभूति साफ तौर पर, कार्यकर्ताओं का भी ये संकल्प कि इस बार हम सीट को जीतें, ये भी तब जब 8 महीने के बाद चुनाव, फिर भी 15 से लेकर एक लंबी फहरिस्त उम्मीदवारों की थी, उसमें से अशोक जी का चयन, ये अपने आप में इस संकल्प को दिखाता है कि हम लोग उस सीट को जीतने के इरादे से उतरे हैं। और पार्टी के सभी लोगों ने इस बार, सब लोगों ने, कोर कमेटी, वरिष्ठ लोग, पार्टी के तमाम लोगों ने, वहाँ के जो सर्वे, उस आधार पर ये निर्णय किया है। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे जो जो चुनाव परवान चढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अच्छी बढ़त के साथ हम लोग इस सीट को जीत पाएंगे।